के साथ। What exciting research or development are you following in dermatology? अच्छा, are you in favor of गोरा करने वाली क्रीम और नॉट? फंगल इन्फेक्शंस के ऊपर स्टीरॉइड लगा के खराब किया जाता है, स्किन दानों के ऊपर भी स्टीरॉइड और दूसरी किस्म की गोरे लगने की क्रीम। तो ये सब जो ट्रेंड्स है ना, इनको हम इसलिए बार बार हम चैनल्स पे आकर आपको ये बताते हैं कि आप जो है, ये जो प्रिवेलिंग ट्रेंड्स हैं ये है जरूर है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी डॉक्टर का रोल है। एक डिफरेंस होता है भूख में और एक डिफरेंस होती है प्यास में। हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हम समझते हैं कि हर भूख बस खाने से पूरी होगी, हम हाइड्रेट नहीं कर पाते हैं अपने आप को। पानी का इस्तेमाल नहीं हमारे जनरेशन में मैंने देखा है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। हर कोई, क्योंकि हर एक आप जाएंगे केमिस्ट के पास, वो आपको स्टीरॉइड दे देगा, आप बोलेंगे मुझे ये हुआ है तो वो ये दे देगा। वो डायग्नोसिस नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट जरूर बता देगा आपको। एक्सपीरियंस की बात कर ले तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें अपडेटेड भी आपने देखी होंगी। एक वो ज़माना था और एक ये अब का जो ज़माना है, तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं लाइक जो अब अपडेट हुई और उस टाइम नहीं थी? अगर आप टीन एज में आए तो उस वक्त सबसे ज्यादा बर्निंग इशू जो है वो एक्नी का है। टीनेजर्स इतने एक्नी से सफर करके आते हैं और इतने बिगाड़े हुए केसेस आते हैं कि हमें ताज्जुब होता है कि नेबर ने कुछ कह दिया, दोस्त ने कुछ कह दिया, वो लगा लिया, ओवर द काउंटर कोई क्रीम लगा ली, स्टीरॉइड दबा के इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से एक्नी एक दूसरी तरीके की तरफ चला गया, दूसरे रास्ते चल पड़ा। उस वक्त तो लग रहा था कि डर्मेटोलॉजी नामुमकिन है करना, इतना मुश्किल थी, इतना, क्योंकि अब तो मैं देखती हूँ कि जो यंग जो डॉक्टर्स हैं, शॉर्ट कोर्सेज करके 5 महीने 6 महीने का, कहीं ज्यादा में ज्यादा अगर करना है तो कर लिया। इसके अलावा तो वो 2 दिन के 3 दिन के ट्रेनिंग्स ले लेकर बन के आ जा रहे हैं। लेकिन उस जमाने में हमने प्रॉपर ट्रेनिंग हासिल की है। वी आर द पायनियर्स इन डर्मेटोलॉजी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टॉक शोज पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट नाजरीन। एक ज़बरदस्त और एक फ्रूटफुल, जॉयफुल और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ फिर हाजिर हुआ हम सबकी खिदमत में। और आज का जो एपिसोड है वो मैं समझता हूँ उन हजरात के लिए जिनको स्किन की बीमारियाँ होती है या स्किन से रिलेटेड कोई इश्यूज होते हैं, जो हम अभी डिस्कस भी करने वाले हैं। तो ये पॉडकास्ट उस पर मबनी होगा आज का जो एपिसोड है। और इसी के बिहाफ पे एक ज़बरदस्त डर्माटोलॉजिस्ट हमने आज के एपिसोड के लिए इनवाइट की है। डॉक्टर नकीबा मुंशी इनका नाम है, और एलिमेंट मेडी एस्थेटिक्स स्पा की ये सीईओ भी है, और एक पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त और मारूफ नाम भी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम आरिफ। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक बिल्कुल है? ठीक, आप कैसे हैं? शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा, मैं आपका बेहद मशहूर हूँ बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, सबसे पहले व्यूवर्स को बताएं कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू परस्यू अ करियर इन डर्मेटोलॉजी? So, Arif, if I go back and I see and I ask myself this question, I feel that it was my internal passion. Really, जो मुझे जिस चीज़ का जो बहुत शौक था, उस ज़माने में dermatology was not very common. So, it was just few dermatologists थे और institutes भी चंद ही थे जो ट्रेन करते थे। तो इत्तेफाक से हमारे एक जानने वाले थे, ये एक पैशन तो अंदर से था मेरा। इसके अलावा मुझे एक मेरे फ्रेंड ने इनकरेज करके इसमें मुझे भेजा। उस वक्त तो लग रहा था कि डर्मेटोलॉजी नामुमकिन है करना, इतना मुश्किल थी, इतना, क्योंकि अब तो मैं देखती हूँ कि जो यंग जो डॉक्टर्स हैं, शॉर्ट कोर्सेज करके 5 महीने 6 महीने का, कहीं ज्यादा में ज्यादा अगर करना है तो कर लिया। इसके अलावा तो वो 2 दिन के 3 दिन के ट्रेनिंग्स ले लेकर बन के आ जा रहे हैं। लेकिन उस जमाने में हमने प्रॉपर ट्रेनिंग हासिल की है। वी आर द पायनियर्स इन डर्मेटोलॉजी। और अगर आप मुझसे दूसरा सवाल ये पूछेंगे कि आप एस्थेटिक में कैसे आई, तो मैं कहूंगी दिस वाज नेचुरल। क्योंकि जब डर्मेटोलॉजी आपने कर ली तो फिर जब आप बैठते हैं तो दूसरा सवाल, नॉर्मल स्किन दिखाने वाले को अपनी स्किन दिखा के दूसरा सवाल एस्थेटिक की तरफ ले जाता है। तो इसलिए हमारी जो बाय चॉइस हमने ही एस्थेटिक किया, लेकिन डर्मेटोलॉजी बाय चॉइस किया है। और ये एक इंटरनल पैशन था उस वक्त, और इसकी जरूरत थी बहुत उस वक्त। ये जब, अब तो हाँ, हार्म हो गया, कॉमन हो जी गया हाँ, से। जी हाँ, इसकी वजह से ये मैंने ये ज्वाइन किया ये फील्ड। चलिए ठीक है। अच्छा, पेशेंट्स तो आपके पास काफ़ी आते होंगे या? जी जी बिल्कुल, हाँ, तो कौन से अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे कॉमन स्किन कंसर्न्स है जो आप पेशेंट्स में देखती है और उन्हें
कैसे एड्रेस करते हैं? देखिए कॉमन स्किन कंडीशंस जो होती है ना वो एज ग्रुप के हिसाब से होती है। अगर आप कैटेगराइज करें कि बच्चों में क्या डिजीजेस होती हैं, तो बच्चों में ज़्यादातर इन्फेंटाइल एक्जिमा बिल्कुल। और दूसरी किस्म के रैशेस और जो बर्थ मार्क्स हैं उस तरफ आती। फिर आप अगर आप टीन एज में आए तो उस वक्त सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू जो है वो एक्नी का है। टीनेजर्स इतने एक्नी से सफ़र करके आते हैं और इतने बिगाड़े हुए केसेस आते हैं कि हमें ताज्जुब होता है कि नेबर ने कुछ कह दिया, दोस्त ने कुछ कह दिया, वो लगा लिया, ओवर द काउंटर कोई क्रीम लगा ली, स्टीरॉइड दबा के इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से एक्नी एक दूसरी तरीके की तरफ चला गया, दूसरे रास्ते चल पड़ा। तो वो एक एज ग्रुप का वो प्रॉब्लम है। इसके अलावा हेयर लॉस, और इसके अलावा अगर आप एक्नी के हवाले से जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो पॉलीसिस्टिक डिजीज का और जो जिसका ताल्लुक एक अलग इंटरनल इशू से है वो आता है। फिर आप आए अगर सीनियर एक्नी भी आता है, और फिर लेट 40s में हेयर लॉस और दूसरे इश्यूज आते हैं, रिंकल्स के इशू आते हैं। तो हर एज की एक पेटेंट डिजीजेस हैं। इसके अलावा सोराइसिस, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शंस और ल्यूकोडर्मा, वाइट स्पॉट डिजीज जिसको कहते हैं, तो वो एक कॉमन कैटेगरी है कि मेजॉरिटी ऑफ ओपीडी में वो देखा जाता है। एंड आई हैपन टू बी एन ऑनररी कंसल्टेंट इन जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर इन द ओपीडीज। तो मैं वहाँ पे जब ओपीडी देखती हूँ तो मैं कम से कम 300-400 मरीज एक वक्त में मैं देखती हूँ, तो उसमें हर दूसरा मरीज ये इन्हीं कैटेगरी में फॉल करता है। और इस तरह की प्रेजेंटेशन लेकर, लेकिन कहने का मकसद है कि प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाती है अगर आपने उस डिजीज के साथ में मेस किया है, अगर आपने कोई गलत दवाइयाँ इस्तेमाल की। और हर कोई, क्योंकि हर एक आप जाएंगे केमिस्ट के पास, वो आपको स्टीरॉइड दे देगा, आप बोलेंगे मुझे ये हुआ है तो वो ये दे देगा, वो डायग्नोसिस नहीं कर पाएगा लेकिन कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट जरूर बता देगा अपने तरीके से। जी हाँ, जी हाँ। डॉक्टर नकीबा, कैन यू शेयर टिप्स फॉर मेंटेनिंग हेल्दी एंड ग्लोई स्किन? Yes. So in order to maintain, it's like we have to treat the patient as a wholesome. इसमें हाइड्रेशन हुई, डिटॉक्सिफिकेशन हुई, इंटरनल हेल्थ हुई, ये सब चीज़ों पे हमें जोर देना होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर मैं कैटेगराइज करके चलूँ तो पहले मैं डाइट सोचूंगी कि जो डाइट हमारी आजकल हो गई है उसमें इट्स फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, इट्स फुल ऑफ फ्राइड फूड। बर्गर जनरेशन को हम डेवलप कर रहे हैं, बर्गर, हमारे फास्ट फूड का ट्रेंड जो है ना वो बढ़ गया है, और हमारी डाइट में जो असल न्यूट्रिएंट्स होते थे जो हमारी अम्मा अब्बा ने उस जमाने से हमें खिलाए थे वो आजकल नहीं रहे। इसके अलावा हाइड्रेशन का ख्याल नहीं रखा जाता है। एक डिफरेंस होता है भूख में और एक डिफरेंस होती है प्यास में, हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हम समझते हैं कि हर भूख बस खाने से पूरी होगी, हम हाइड्रेट नहीं कर पाते हैं अपने आप को, पानी का इस्तेमाल नहीं हमारे जनरेशन में मैंने देखा है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। अगर हम हाइड्रेट पानी नहीं पी सकते हैं तो वी हैव वेज टू हाइड्रेट, जिसमें इंटरनल ड्रिप्स लगाई जाती हैं, जिसमें हम हाइड्राफेशियल वगैरह करते हैं। इसके अलावा स्किन को हाइजीन का बहुत ज़रूरी है रोल। हाइजीन हैज़ टू बी मेंटेन इन ऑर्डर। जैसे बहुत सारी डिजीज़ेस हैं जो स्वेट के रिलेटेड हैं, जो डर्टी मतलब हाइजीन ना होने के नतीजे में होती हैं, तो वो सब चीज़ों का ओवरऑल स्किन को पूरा होलसम अप्रोच से ट्रीट किया जाता है। वेल एलेबोरेट किया इसको। अच्छा, ऐसे कौन से कॉमन स्किन इश्यूज है जो अमूमन ओवरलुक या मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, अमूमन हो जाते हैं ये चीज़ें? देखिए कॉमन जो स्किन है ना, यही जो मैंने अभी पॉइंट आउट किए थे कि कॉमन इश्यूज को अगर डायग्नोस नहीं किया है आपने तो वो ओवरलुक करके दूसरी डायरेक्शन में चले गए हैं। तो मतलब अगर डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द स्किन इज कंसर्न। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी और ये आपकी हर किस्म की इंटरनल हेल्थ को बाहर मैनिफेस्ट करती है। सो यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल। जिस तरह से पॉलीसिस्टिक डिजीज है, वो इशू तो ये ओवरीज का है लेकिन मैनिफेस्ट करता है स्किन का। लिवर के इश्यूज मैनिफेस्ट करते हैं, हमारी हर किस्म के हमारे जो ऑर्गन्स है ना वो मैनिफेस्ट करते हैं ऊपर। हालांकि इतनी एक्सट्रीम है कि ब्रेन जो हमारा कंट्रोलिंग माइंड है, बॉडी है, उसके मेल फंक्शन से बॉडी पे रिफ्लेक्ट होता है। सो हमने अपनी डर्मेटोलॉजी में यही पढ़ा है, सीखा है कि यू हैव टू ट्रीट द पर्सन एज अ होल, बिकॉज हर इंटरनल हेल्थ जो इशू है वो बाहर आएगा और उसको डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कम टू द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन। अच्छा ठीक है, एक्सपीरियंस की बात कर ले तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें अपडेटेड भी आपने देखी होंगी। एक वो ज़माना था और एक ये अब का जो ज़माना है, तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं लाइक जो अब अपडेट हुई और उस टाइम नहीं थी?
देखिए उस ज़माने में हमारे पास कोई टूल्स नहीं थे। हम पायनियर्स हैं डर्मेटोलॉजी के ये, और अब का दौर मुख्तलिफ हुआ है। अब जदीद चीज़ें आ गई हैं, कॉन्स्टेंटली हम एज डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक प्रैक्टिशनर्स को कॉन्स्टेंटली अपडेट करना होता है, ट्रेनिंग से, जर्नल से और वर्कशॉप से। ये क्योंकि देखिए हमारे अब वो ज़माना, वो पहले मैंने जब शुरू किया था तो लोग जाते थे बोटॉक्स लगाने लंदन अमेरिका। अब ज़माना है कि ये चीज़ें इतनी कॉमन हो गई हैं, बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड, कि मतलब ये हर कोई कर रहा है, हर दूसरे लेकिन को। सही तरीके से बहुत कम लोग कर रहे हैं। सो ये चीज़ें पहले नहीं थी जो हमने, पहले हमारे पास सिर्फ ज़्यादा में ज़्यादा केमिकल पेंट्स थी। अब हमारे पास एक लिस्ट है जो हमारे क्लिनिक में भी हैं और एक अच्छे डर्मेटोलॉजी क्लिनिक में होनी चाहिए। लेजर्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, और इसके इन सबको के पीछे कौन यूज़र है वो ज़रूरी है, कि जो इस्तेमाल इन मशीन्स को कर रहे हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड हैं कि नहीं, उन्होंने सही तरीके से उस मशीन पे एंड एज अ रूल डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक क्लिनिक में कितनी तरबियत हासिल की है और किस तरह से वो कर रहे हैं। सो नॉलेज दिस जरूरी है, बिल्कुल। नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। बोटॉक्स तो लगाने वाला हर हर दूसरा जगह बंदा लगा कर रहा है, हर सकता है, दूसरा बंदा कर रहा है, बट किस तरह से बोटॉक्स किया जा रहा है, मैं क्यों डिफरेंट हूँ और लोगों से, इस बिना पर कि मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली स्टडी है की है, और इसकी डेप्थ में जाके इसको सीखा है। बिल्कुल ये और चीज़ तो मैं वाज़ेह ना है। सिर्फ करती हूँ पेशेंट, मैं लोगों को ट्रेन भी, आई एम अ सीनियर मोस्ट डॉक्टर, सो आई ट्रेन पीपल आल्सो इन दिस। ज़बरदस्त, गुड, वेरी गुड। या अच्छा, पेशेंट की बात कर लेते हैं। पेशेंट केयर को कैसे अप्रोच करती हैं आप, एंड व्हाट सेट्स योर प्रैक्टिस अपार्ट? देखिए जब पेशेंट आता है तो उसको मैं पहले 5 मिनट तो मैं बोलने देती हूँ। वो मेरा असेसमेंट पीरियड होता है, उसमें मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, जनरली बातें की हैं, ठीक है। असेसमेंट मैंने दिमाग में अपना प्लान कर लिया है। अब देखना यह है कि मरीज की क्या रिक्वायरमेंट है और क्या वो मेरी असेसमेंट और उस अपनी रिक्वायरमेंट साथ चल रही है या पैरेलल। ये तो मेरा असेसमेंट हो गया, मरीज का भी प्रॉब्लम मैंने सुन लिया। अब मुझे अप्रोच करने के लिए पूरा एक, हमने जैसा मेडिसिन में किया था कि सिस्टेमिक एग्जामिनेशन मेरे जहन में चल रही है इस वक्त, कि क्या इसको ये प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने अपना बना लिया है, अपने मैं नोट्स भी बना लिए हैं और मैंने सिस्टम बाय सिस्टम दिमाग में प्लान कर लिया है कि क्या इस वजह से तो ये इसका इशू नहीं है, क्या डार्क सर्कल्स का जो ये इशू आ रहा है, क्या उसका एड्रीनल का तो प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंडर आर्म्स में अगर डार्कनिंग हुई है तो क्या डायबिटिक की तरफ तो नहीं जा रहा है। तो ये एक मुझे डिफरेंशिएट करता है मुझे और एक आम डॉक्टर को, क्योंकि मैंने ज़बरदस्त, बिल्कुल ना वही सिर्फ डॉक्टर हूँ, मैं एमसीपीएस भी हूँ और मैं एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रोच करती हूँ। उस पहले मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, फिर मैं एस्थेटिक प्रैक्टिशनर हूँ, तो ये मुझे डिफरेंशिएट करता है दूसरे डॉक्टर्स से। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। और माशाल्लाह से व्यूवर्स, इन्होंने जो भी चीज़ें एलोबरेट की, एक तो मुझे समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ आप सबको भी समझ में आ गई होंगी ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैं आपसे डॉक्टर नकीबा फाइनल 1 और 2 क्वेश्चंस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर चीज़ें रैप अप करते हैं। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समवन स्ट्रगलिंग विद स्किन इश्यूज, लाइक अगर हमारे व्यूवर्स हो, किसी को स्किन की देखिए बीमारियां स्किन हो। इश्यूज को पहले तो डायग्नोसिस ज़रूरी है। आप जब आपको कोई आपने एक चीज़, आपको कोई दाने फॉर एग्जांपल निकले या आपको कोई इंटरनल पिगमेंटेशन या आपको विटलाइगो का स्पॉट निकला, आपने पहला तो ये किया कि आप जाके केमिस्ट के पास गए, उसने आपको कुछ दे दिया, 1 हफ्ता आपने वो लगा लिया, आपको फर्क कभी पड़ेगा? ज़्यादातर नहीं पड़ेगा फर्क। देन यू विल थिंक ऑफ कि अब कहीं मुझे एक्शन लेने का टाइम आ गया। So I should say that don't wait too long for your issues to be settled. You have to see a proper trained dermatologist if you have problems that do not resolve in the first 1 week, 2 weeks. फंगल इन्फेक्शंस के ऊपर स्टीरॉइड लगा के खराब किया जाता है, स्किन दानों के ऊपर भी स्टीरॉइड और दूसरी किस्म की गोरे लगने की क्रीम। तो ये सब जो ट्रेंड्स है ना, इनको हम इसलिए बार बार हम चैनल्स पे आकर आपको ये बताते हैं कि आप जो है, ये जो प्रिवेलिंग ट्रेंड्स हैं ये हैं ज़रूर है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी डॉक्टर का रोल है। डॉक्टर हैज़ टू डायग्नोस एंड ट्रीट यू अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव। ठीक है। अच्छा, आर यू इन फेवर ऑफ गोरा करने वाली क्रीम और नॉट? देखिए नहीं हूं मैं फेवर में, मैं कैसे हो सकती हूँ आप बताइए। ये तो हमारे लिए, हमने अभी की बात नहीं है, ये तो पिछले 25 साल से ये गोरा रखने की क्रीम्स हर किस्म की आती जाती हैं मार्केट में और लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जो ज़्यादातर तो फेयर हो जाते हैं, जो नहीं फेयर हो वक्ती पाते तौर के वो लिए। वक्ती तौर पे वो फिर हमारे पास आते हैं और फिर हमें उनको अक्सर कुछ डैमेजेस इतने हो जाते हैं कि अब अगर ये गोरा लगने की क्रीम फॉर एग्जांपल फेस पे लगाई है तो एक्नी, जो नॉर्मल एक्नी जो थोड़ा बहुत था, वो एक
मोनोमॉर्फिक, जिसको हम कहते हैं ना कि एक दूसरे किस्म का एक्नी बन गया। अब वो एक्नी बन गया, उसमें से कुछ पस्ट्यूल्स बन गए, कुछ स्कार्स बन गए। अब जबकि स्कार्स बनेंगे तो उस पे मुझे कम से कम 6-8 माह तक मुझे उस पे ट्रीट करने में वर्किंग वक्त करनी लगेगा। पड़ेगी। हाँ ठीक है, ठीक। जी हाँ। अच्छा, मैं उससे तो फाइनल क्वेश्चन कर लेता हूँ इसमें डॉक्टर ने के बाद, व्हाट एक्साइटिंग रिसर्च और डेवलपमेंट आर यू फॉलोइंग इन डर्मेटोलॉजी? देखिए, इस वक्त एक्साइटिंग, जो सबसे एक्साइटिंग है ना, दैट इज अबाउट स्टेम सेल्स। एंड स्टेम सेल्स का फ्यूचर है हेयर लॉस के हवाले से। जैसे मैंने देखा कि अब पीआरपी से हमने स्टार्ट लिया था, अब इसके बाद सेकंड स्टेप में हम एक्सोसोम्स यूज करते हैं। ये डिजीज आर बेटर देन पीआरपी। सो इस तरह से स्टेम सेल्स का यूज बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जदीद जो मतलब विटलाइगो की ट्रीटमेंट्स हैं, अलग एरिया बाय एरिया अगर आप देखें, तो अगर आप वाइट स्पॉट डिजीज है, उसमें हम मेलानोसाइट ट्रांसफर कर रहे हैं। दिस इज ऑल वी बीन ट्रेन्ड टू डू दिस। और इसके अलावा सोराइसिस की भी वैक्सीन्स आ गई हैं। तो ये एडवांसमेंट कॉन्स्टेंटली हो रही है। द डॉक्टर हैज टू एम्ब्रेस द चेंज एंड गो एंड get training and get the newer things introduced introduced in the बिल्कुल, ताकि clinic। बेहतर Yeah. तरीके से जी हाँ, जी इम्प्लीमेंटेशन हाँ। हो। तो ठीक है। हर चीज में इनोवेशन आ रही है। डॉक्टर्स वो अच्छे हैं जो इन टेक्नोलॉजी को नए सिरे से अब्रेस करते हैं और अपने क्लिनिक में इंट्रोड्यूस करते हैं। चलिए, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, डॉक्टर नकीबा साहिबा, आप हमारी टॉक शोज पॉडकास्ट में मौजूद हैं। इतना सारा कुछ आपने फीमेल्स के लिए बता दिया। मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा सजेशन मशवरा आप उन मेल्स को दें जिनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो। जी हाँ, हेयर लॉस इज अ बिग प्रॉब्लम। अच्छा, एक स्टेज में हमारी बाउंड्री खत्म, हमारा रोल खत्म हो जाता है, फिर हम प्लास्टिक सर्जन्स के ऊपर भेज देते हैं। हेयर लॉस में हम जो है सबसे ज़्यादा, जो जैसे मैंने बताया कि अब जो न्यूअर ट्रीटमेंट्स आ रही हैं, हम वो उससे स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा अब ये एक और भी इशू है कि जैसे मैं इंटरनल हेल्थ को हमेशा साथ रखती हूँ, पैरेलल रखती हूँ, डर्मेटोलॉजी में भी और एस्थेटिक्स में। तो पहले तो डिजीज़ का देखना है कि वो इंटरनली कोई इशू तो नहीं है मेल में, जेनेटिक पैटर्न है या कोई और हेल्थ का प्रॉब्लम है या डाइटरी इंसफिशिएंसी है, उसको देखना है। इसके अलावा फिर हम पीआरपी से स्टार्ट लेते हैं, एक्सोसोम्स ऐड करते हैं, उसके बाद स्टेम सेल्स पे भी जाती है और रीजनरेटिव ट्रीटमेंट्स भी हम करते हैं। तो एक स्टेज के बाद हमारी लिमिट खत्म हो जाती है, फिर देन वी सजेस्ट कि आप प्लास्टिक सर्जन की तरफ जा सकते हैं। तो देन वी जस्ट एडवाइस दोज एंड सेंड दोज, रेफर दोज पेशेंट्स टू अ प्लास्टिक सर्जन। चलिए, ठीक है, बेहतरीन हो गया। अच्छा, तो व्यूवर्स, नाजरीन, हमारे टॉक शोज पॉडकास्ट के जितने व्यूवर्स हैं, जो हजरात हैं, उनके लिए ये एक बेनिफिशियल पॉडकास्ट रहा है। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद भी आएगा, और इंशाल्लाह ताला इससे जो है आपको एक पॉजिटिवनेस मिलेगी, मेल्स को, फीमेल्स को। तो अगले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ आपका होस्ट आरिफ शाह।